आर्यवर्धन को किया गया है जेल में कैद। उसका लंदन जाने का प्लान हो गया कैंसिल और अब आर्य जा रहा है अनु के घर उससे मिलने। जैसे ही झेंडे मीरा के ऑफिस से निकलने के लिए पलटा, एक अजीब सी खामोशी छा गई। हवा का एक झोंका तक नहीं था। फिर भी पास की टेबल पर रखा आर्यवर्धन का फोटो फ्रेम अचानक लड़खड़ाया और जमीन पर आ गिरा। कांच के बिखरेने की तीखी आवाज उस सन्नाटे में किसी चेतावनी की तरह गूंजी। झेंडे वहीं जम गया। उसकी नजर बिखरे हुए कांच के टुकड़ों पर पड़ी और उसका दिल किसी अनहोनी की आशंका से जोर जोर से धड़कने लगा। उसे लगा जैसे ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं, बल्कि आर्यवर्धन का सुरक्षा कवच था जो अब टूट चुका था। ठीक उसी पल मीलों दूर जेल का एक भारी भरकम दरवाजा गगन भेदी आवाज के साथ खुला। कैदियों के बीच एक सरगोशी दौड़ी। वो जा रहा है, आज उसकी कैद खत्म हुई, पर देखना अब किसी और की जिंदगी जेल से भी बदतर होने वाली है। धूल और अंधेरे से एक साया बाहर आया, जलंधर। उसकी आंखों में सालों पुरानी नफरत की आग जल रही थी और होठों पर वही शैतानी मुस्कान थी जो किसी की भी रूह कंपा दे। झेंडे ने उसे सलाखों के पीछे रखने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन जलंधर शतरंज का वो शातिर खिलाड़ी था जिसे मात देना आसान नहीं था। उसने चालाकी से जेलर को अपने जाल में फंसा लिया और आजादी खरीद ली। अब जेलर के पास उसे छोड़ने के सिवा कोई चारा नहीं बचा। इधर आर्यवर्धन के ऑफिस में झेंडे का मन बेचैनी से भरा हुआ था। तभी उसका फोन बजा, एक अनजान नंबर। कांपते हाथों से उसने कॉल उठाया। हेलो। दूसरी तरफ से एक बर्फीली सिहरन पैदा करने वाली आवाज गूंजी जो सीधा रूह तक उतर रही थी। पहचाना नहीं झेंडे? मैं हूं, तुम्हारी सबसे बड़ी कामयाबी और तुम्हारा सबसे बड़ा डर। कहाँ है वो तुम्हारा मेमना? कब तक बचाओगे उसे मुझसे? सामने तो लाओ। झेंडे के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो आवाज, वो नाम, जलंधर। अतीत का वो काला साया जिसे वो और आर्यवर्धन दफन कर चुके थे, आज कब्र फाड़कर वापस आ खड़ा हुआ था। दूसरी ओर इस आने वाले तूफान से बेखबर शाम का धुंधलापा घिराया था। अनु अपने घर की छत पर खड़ी ठंडी हवा में अपनी बेचैनी को उड़ाने की कोशिश कर रही थी। हाथ में फोन लिए उसने अपनी दोस्त को मैसेज लिखा, कल दशहरा है, मैं ऑफिस नहीं आ पाऊंगी, पता नहीं सर से कैसे मिलूंगी। तभी पीछे से एक जानी पहचानी गहरी आवाज ने उसे चौंका दिया। किसी को इतनी शिद्दत से याद किया जाएगा तो उसे आना ही पड़ता है। अनु ने पलट कर देखा और उसकी सांसें थम गईं। सामने आर्यवर्धन खड़े थे, आंखों में वही अपनापन और होठों पर वही मुस्कान। अनु भागकर नीचे गई और मां के मंदिर से माता रानी के आगे रखा रक्षा सूत्र उठा लाई। वापस छत पर आकर उसने कांपते हाथों से आर्या की कलाई पर बांधा। ये आपकी रक्षा करेगा सर। आर्या कुछ कह ही पाता, तभी दरवाजे पर झेंडे आ धमका। लेकिन उसकी आंखों में अब चिंता नहीं, बल्कि गुस्सा और अजीब सा अधिकार झलक रहा था। झेंडे चलो, उसने सख्ती से कहा। झेंडे, हुआ क्या है? आर्या हैरानी से बोला। झेंडे ने उसका हाथ पकड़ा और जबरदस्ती खींचते हुए गाड़ी की तरफ ले जाने लगा। चुप, अब जो मैं कहूंगा वही करोगे। गाड़ी सुनसान रास्ते पर दौड़ रही थी। आर्या सवालों से भरा हुआ था, लेकिन झेंडे के पत्थर जैसे चेहरे ने उसे चुप कर दिया। कुछ देर बाद गाड़ी एक वीरान हवेली के सामने रुकी। बाहर से वो किला लग रही थी, लेकिन अंदर से एक जेल। चारों तरफ सिक्योरिटी गार्ड्स का पहरा। झेंडे ने आर्या को एक कमरे में धकेल दिया। अब आर्या का सब्र टूट गया। झेंडे, उसकी आवाज खतरनाक शांति से भरी थी। वो आ चुका है ना? झेंडे ने दरवाजे के बाहर से सिर्फ एक शब्द कहा,
हाँ, आर्या की आंखें आग की तरह भड़क उठीं। उसने दरवाजे पर मुक्का मारा। खोल दरवाजा झंडे, उस कमीने को मैं आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उधर जलंधर अपनी आजादी का जश्न मना रहा था कि तभी उसके सामने सिद्धि मां खड़ी हो गई। उनकी आंखों में दिव्य तेज चमक रहा था। तू जो चाहता है जलंधर, वो कभी पूरा नहीं होगा। जिस पर तेरी नजर है उसके साथ देवी है, दुर्गा है, और उसके साथ वो लड़की है। सिद्धि मां इतना कहकर चली गईं। जलंधर के चेहरे पर पहली बार गहरी सोच की लकीरें उभर आईं, लेकिन असली झटका तो अभी बाकी था। उस रात जलंधर एक घर में दाखिल हुआ। वहां कोई उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। वो कोई और नहीं, नील है। जी हां, वही नील जो अब तक आर्यवर्धन का दोस्त और अनु का हमदर्द बनने का नाटक कर रहा था। असल में वो जलंधर का बेटा है। अब बाप बेटा मिलकर आर्यवर्धन के खिलाफ कौन सी साजिश रचेंगे? क्या अनु का प्यार और सिद्धि मां का आशीर्वाद आर्या की ढाल बन पाएगा? और झंडे, क्या आर्या को इस सुनहरी कैद में कैद रख पाएगा? आगे की कहानी जानने के लिए देखते रहिए तुमसे तुम तक।